नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल भी हम इसमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो भी सिलेबस हैं उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं रहती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में हम उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखेंगे जो कि हमारे परीक्षा की जो दृष्टि है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एमपी में हमारा मेन फोकस रहेगा, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल पे भी उतना ही फोकस रहेगा। करंट अफेयर्स की शुरुआत एक जानकारी के साथ कि यदि आप MPPSC 2025 को लेकर के टारगेट चल रहे हैं तो आप एग्ज़ाम गुरुजी पे चल रहा है 15 मंथ का प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का एक प्रोग्राम जिसका नाम है सारथी। इसके साथ आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही आपको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी होगी, प्री की टेस्ट सीरीज भी होगी, आपकी कॉपियाँ भी चेक की जाएंगी और प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा 1 to 1। तो आप इसकी ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के विचारों की, और हमेशा की शुरुआत विचारों के साथ। जिसके पास धैर्य है वह चाहे जो चाहे वो पा सकता है। तो धैर्य की कोई सीमा नहीं होती, आपके अंदर एक धैर्य की सीमा जितनी हो सके उतनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब धैर्य होता है तो हमारा दिमाग शांत होता है। जो धैर्यवान होता है उसका दिमाग भी शांत होता है, और वो गलतियाँ करने से क्या होता है, बहुत ही गलतियाँ करने से बचता है, बहुत ही कम गलतियाँ करता है। तो जो भी चीज़ें हैं उनको हमें धैर्य के साथ देखना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और अपना मेहनत करते हुए परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए धैर्य के साथ। तो मेहनत करते रहिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट्स है। शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न की, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं इन्होंने हरियाणा स्थित राखी गढ़ी की खोज की, पहले की थी। ये खबरों में क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी खोज कब की गई थी? इसकी जो खोज की गई थी 1963 में की गई थी, और जो राखी गढ़ी है हरियाणा में है। हरियाणा की जो घग्गर नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। जितनी भी हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसती हैं। आप देखेंगे हमारे जितने भी पुराने शहर हैं, चाहे बनारस चले जाओ आप, चाहे आपका उज्जैनी हो, और आप साउथ में भी चले जाओ, सभी के सभी जितने भी हमारे पुराने शहर हैं, चाहे प्रयागराज है, सब कुछ आपको नदियों के किनारे ही मिलेंगे। तो पुरानी जो सभ्यताओं का विकास हुआ था वो नदियों के किनारे हुआ था। हुआ ये है कि अभी हाल ही में NCERT ने क्या किया है, जिसकी आप तैयारी करते वक्त पढ़ाई करते हैं, उसके स्कूली पाठ्यक्रम में इन्होंने राखी गढ़ी में जो नए अवशेष मिले हैं अभी उनको क्या किया है, अपडेट किया है। तो आने वाले समय में, क्योंकि ज़्यादातर जो GK के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके NCERT वगैरह से उठाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जो भारत सरकार होती है उसकी मान्यता प्राप्त की पुस्तकें होती हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो सरकार को ये रहता है कि सारी रिसर्च करने के बाद ही हमने इस पर कंटेंट डाला है तो ये अथेंटिक है। तो वहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी अथेंटिक होते हैं, तो उसमें विवाद नहीं होते किसी प्रकार के। राखी गढ़ी की बात करी जाए तो देखिए हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है, हिसार जिले में जो घग्गर नदी है और अकरा नदी है उसके मैदान में स्थित है, और 2600 से 1900 ईसा पूर्व का इसका इतिहास बताया जाता है। 1963 में इसकी खोज की गई थी, और 1997 में, फिर 1999 में यहाँ पे अमरनाथ के द्वारा यहाँ पे फिर से उत्खनन किया गया। और यहाँ पर बस आपको बात करें तो यहाँ पे बस्ती भी मिली है, जो कि एक नियोजित व्यवस्था है। मकान, ईंट, ये सब कुछ वहाँ यूज किया गया है। जल निकासी की व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं आज हमारे घरों की होती है ना, जल निकासी की व्यवस्था होती है, ईंटों के मकान होते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, उस प्रकार की एक नियोजित शहर था, नगर था। यहाँ पर साथ में बेलनाकार मुहर भी मिली है। वहीं पे बात करी जाए तो यहाँ जो लाल मिट्टी होते हैं उसके मिट्टी के बर्तन मिले, चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये तो ठीक है, मेन बात है। अब यहाँ पे ज़्यादातर आपसे जो प्रश्न बनते हैं कि कहाँ पर गोलाकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर गोलाकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। मिट्टी की ईंटों से बने पशु जो होते हैं उनके बलि, उसमें गड्ढे में त्रिकोणी उनको रखा जाता था पहले, साथ में ही जो पशु पालते थे या जिनके प्रिय पशु होते तो उसके साथ ही उसको भी क्या किया जाता था, दफन किया जाता था, गड़ाया। लेकिन बात करी जाए नए अवशेषों की, तो जो नए अवशेष मिले हैं, पद्मासन अवस्था में एक योगी की जो है मृण मूर्ति मिली है नमस्कार मुद्रा में। तो आने वाले समय में आपसे प्रश्न बन सकता है कि नमस्कार मुद्रा में पद्मासन अवस्था की योग मूर्ति जो मिली है ये किस पुरातात्विक स्थल से मिली है। 2 महिलाओं के कंकाल मिले जिनके हाथों में चूड़ियाँ थी, जिससे पता चलता है कि उस समय में भी हमारे यहाँ चूड़ियाँ पहनी जाती थी। तांबे के दर्पण होते थे, पत्थरों के जो मनके होते हैं जो माला वगैरह में जो लगते हैं गोल गोल, उनको मनका बोला जाता है। और साथ ही में इनके जो कंकाल है उत्तर दिशा की ओर पाए गए हैं। ठीक है, तो कंकालों का जो सर था वो उत्तर दिशा की तरफ था, मतलब जब उन्हें दफनाया गया होगा तो उनका सिर जो है उत्तर दिशा की तरफ रखा। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोगों की सोच क्या थी, किस प्रकार का उनका जीवन रहा होगा, क्योंकि ये 2000 वर्ष पूर्व की बात है तो इतना चीज़ें जानकारियाँ नहीं मिलती। लेकिन इन्हीं के माध्यम से एक अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की व्यवस्था की एक मानसिकता क्या थी, रहन सहन उनका कैसा था।
सोने के आभूषण तराशने की एक फैक्ट्री मिली है। फैक्ट्री आज की जैसी नहीं होगी, उस समय के अनुसार होगी, लेकिन उसे फैक्ट्री ही कहा जाएगा क्योंकि इस कालखंड का जो इतिहास है लगभग 500 वर्ष पुराना है। तो उस समय पे सोने के आभूषण मिलना अपने आप में एक बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा कालीन सोने की जो यहाँ पे एक पट्टिका प्राप्त हुई, उससे ये पता चलता है कि सोने का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। तो आने वाले समय में आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ये बन सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि किस दिशा की तरफ उनका सर रख करके दफनाया जाता था। पद्मासन मुद्रा में, योग मुद्रा में योगी की मूर्ति कहाँ मिली है, सोने के आभूषण कहाँ मिले, महिलाओं के हाथ के कंगन कहाँ मिले हैं। तो ये प्रश्न आपको आने वाले समय में टकराएंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, आपकी जो भी पुस्तकें हैं वहाँ पर इसको अपडेट करके रखेंगे। बात करेंगे अभी काबा की। महिला वॉलीबॉल टीम ने क्या किया है, नेशंस लीग का खिताब जीता है। किसको हरा के जीता है, ये नेपाल को हरा करके जीता है और ये चौथी बार जीता है। और इसका जो आयोजन किया गया था, ये दशरथ स्टेडियम है काठमांडू में, एक अच्छा स्टेडियम है, इसका नाम याद रखना है, वॉलीबॉल का है। भारत ने 3-2 से हराया है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका भी था उसमें, ईरान की टीमें भी थी। तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, नेपाल ने रजत पदक जीता है, ईरान ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये भारत महिला जो काबा महिला है नेशनल लीग में, ये खिताब दूसरी बार जीता है। इसके पहले 2023 में भी भारत ने जीता था और सालनी है इसकी सबसे अच्छी खिलाड़ी घोषित हुई हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे विश्व शेर दिवस की। विश्व शेर दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो ये 2013 से शुरू किया गया था और प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को शेरों के बारे में कोई भी हमारे जो ये वैश्विक दिवस होते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये भी है और 2013 से इसकी शुरुआत की गई है। और हमारे मतलब दुनिया में 2 प्रकार के शेर की जातियाँ पाई जाती हैं, प्रजातियाँ। एक तो अफ्रीकी शेर होते हैं, दूसरे एशियाई शेर होते हैं। एशियाई शेर हमारे यहाँ भारत में पाए जाते हैं, विशेषकर जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई शेर, और कुछ वन्यजीव अभयारण्य में भी रखे जाते हैं। ज़्यादातर आपको वहीं के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो उनका घनत्व शेरों का गिर के जंगलों में ही है। मध्य प्रदेश में भी लाने की बात चल रही थी श्योपुर की तरफ, पर अभी उनको शिफ्ट नहीं किया गया है। और साथ ही में ये संरक्षण की स्थिति में IUCN की लिस्ट को, इनको रेड लिस्ट में डाला गया है। संकटग्रस्त की स्थिति में आपसे आने वाले समय पूछ लिया जाए तो ये रेड लिस्ट में आते हैं। और साथ में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न बात करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए, बात यहाँ पर किसकी हो रही है, पेरिस ओलंपिक की हो रही है। भारत के लिए कुश्ती में पहला पदक किसने जीता है, तो देखिए कुश्ती के लिए जो पहला पदक जीता है वो अमन सहरावत ने जीता है। खबरों में इसलिए रहेगा क्योंकि आने वाले समय में पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कुश्ती जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ विवादों में रही है अभी, तो उससे प्रश्न ज़्यादातर विवादों से बन जाते हैं। तो अमन सहरावत ने, या तो आपसे किलोग्राम का जरूर पूछा जा सकता है, मैं डाउट है इस बार कि किलोग्राम से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम जो वजन है ये इस बार खबरों में रहा है। ठीक है, विनेश फोगाट है, वो 100 ग्राम वजन के कारण बाहर हो गई थी और खेल से ही बाहर हो गई, नहीं तो उनका एक पदक तो फाइनल था कि उनको मिलना ही मिलना था। लेकिन थोड़े से एक गलती में, थोड़ी सी चूक में उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और वो गेम से बाहर हो गई। तो अमन सहरावत इन्होंने भी अपना वेट कंट्रोल करके रखा था, 57 किलोग्राम के वजन में इन्होंने लड़ा है कुश्ती और उस पर कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार बात करें जो भारत में भी 6 पदक हो चुके हैं पेरिस ओलंपिक में, और ये भी हरियाणा के ही रहने वाले झज्जर जिले के 2003 में जन्म हुआ था। इसके पहले पदकों की बात करी जाए तो 19, 22, 23 में लगातार भारत ने पदक जीते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। तो हर घर तिरंगा अभियान ये पिछले वर्ष से मनाया जा रहा है और ये लगातार हमारे यहाँ पहली बात तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया था, इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो ये कब से कब मनाया जाएगा, तो ये 10 से 15 अगस्त के बीच, 9 से 15 अगस्त के बीच मनाया जाएगा। उस पर गलत आंसर लग गया है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये 13 से 15 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी घोषणा की गई है और 13 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो उस दिन आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाएगा ये 9 से 15 अगस्त मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। 2022 और 23 में भी इसका आयोजन किया गया था अमृत पर्व के उसमें उपलक्ष्य में, लेकिन अब इसको प्रत्येक वर्ष के लिए धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी पहचान है। ठीक है, तो इसको गर्व की भावना के साथ, एक राष्ट्रीय गौरव की भावना के साथ इसको हर घर में फहराया जाना चाहिए और लोगों को जोड़ने का एक उद्देश्य है। तो इसलिए इसमें कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और साथ ही में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो बाइक रैली, कार रैली, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की। तो बात करें मध्य प्रदेश की, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश को 6 लेन राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना स्वीकृत की गई है।
अब क्योंकि ये राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना है तो ये स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, स्वीकृत की जाएगी। तो ये होगी कहाँ से कहाँ, ये आगरा से ग्वालियर के बीच में बनाई जा रही है। ठीक है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादातर हाईवेज से या इससे संचार व्यवस्था से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो मध्य प्रदेश का इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होना है, एक तो क्या कनेक्टिविटी जितना ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे किसी भी स्टेट में आर्थिक गतिविधियों बढ़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आने के बाद से गाँव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सुधार हुआ। तो उसी प्रकार से जब हाईवेज बनते हैं, दो शहरों को कनेक्ट करते हैं, फिर दो राज्यों को कनेक्ट करते हैं, देश को कनेक्ट करते हैं, तो आवागमन ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, रोजगार भी बहुत सारा डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था तो चलती सड़कों से और मालगाड़ी से ही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़, 1 रुपये डीजल के दाम भी बढ़ते हैं तो उसका असर एक एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो जब ये हाईवेज बनते हैं, टाइम कम लगेगा तो नेचुरली क्या होगा, आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी। तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, आगरा और ग्वालियर के बीच जो अभी समय लग रहा है वो कम होगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, यातायात दोगुना बढ़ेगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अब जो एक नई अर्थव्यवस्था धीरे धीरे तैयार हो रही है वो हो रही है टूरिज़्म। ठीक है, पर्यटन स्थल। टूरिज़्म आज की डेट में बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट वाला क्षेत्र माना जाता है इकॉनमी में। तो इसका फ़ायदा ये होगा, देखिए कि आगरा और ग्वालियर यहाँ से यदि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो पर्यटक स्थल प्रारंभ होते हैं वो ग्वालियर से ओरछा होते हुए लगातार बढ़ते जाते हैं। और मध्य प्रदेश धीरे धीरे देश का एक तरह से आप लंग्स बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है। तो अब जो नई जनरेशन आ रहा है वो हरियाली वाले क्षेत्रों में ज़्यादा जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जब ये मौसम आता है, क्या कहते हैं, बारिश का मौसम आता है या गर्मी जब बढ़ती है, तो जो आपके पहाड़ी स्थल होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उत्तराखंड और हिमाचल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी मिलना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो अब लोग क्या होता है, गर्मियों में विशेषकर और इसके बाद बारिश के मौसम में थोड़ा सा नेचुरल प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश भी क्या है, एक अच्छा पर्यटक स्थल बनकर के तैयार हो रहा है, तो आने वाले समय में पर्यटन भी हमारे राज्य में इससे बढ़ेगा। मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है और ये आपके बाकायदे सिलेबस में दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताया जा रहा है। लॉजिस्टिक क्षमता हमारी बढ़ेगी, ये भी है, साथ में आर्थिक विकास भी होगा, यात्रा बढ़ेगी तो पर्यटन भी बढ़ेगा। और 6 लेन होगा आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आगरा जिले के इसके आसपास जो गांव लगते हैं उनको कनेक्ट करेगा। और साथ में जो आगरा ग्वालियर खंड का NH-44 है उसको क्या करेगा, उसमें सुधार करके इससे जोड़ा जाएगा। बढ़ेंगे आगे की तरफ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कप कराटे चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, ये 3 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक थे। सभी ये मध्य प्रदेश राज्य अकेडमी के खिलाड़ी हैं और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। लेकिन इसके पहले अभी हाल ही में क्या हुआ था, मई माह में देहरादून में कैडेट जूनियर अंडर 21 सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024 जो आयोजित की गई थी, उसमें मध्य प्रदेश ऑल ओवर चैंपियन बना था। तो कराटे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार 2 महीनों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाया है और उसमें ओवरऑल चैंपियन था। इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते, 7 पदक करीब जीते हैं। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हमारे राज्य से निकल सकते हैं। वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो हैं श्री विश्वास कैलाश सारंग हैं। हाल ही में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश पर्यटन को प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किस क्षेत्र में किया गया है, तो ये बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में किया गया, सस्टेनेबल स्टेट के रूप में किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है, देखिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम अपना विकास करें, हम जितना हो सके प्रकृति का दोहन करें, हम मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करें, खूब सारा जल यूज करें, खूब सारे माइंस खोदें, सब कुछ करें, अच्छी चीज़ है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा करके रखें कि उसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी नहीं झेले। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस क्षेत्र में यदि बात करी जाए तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें इन्होंने टूरिज़्म बढ़ाया है, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए जो हमारे यहाँ की जो पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं
उसको और आगे बढ़ाया है, उसको मजबूत किया है और उसके प्रति क्या रहा है, पूरी प्रतिबद्धता अपनी क्या किया है, जाहिर किया है। यानी मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा गया है और अच्छा ही किया गया है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को अभी सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म की श्रेणी में ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उन्होंने पुरस्कार को लिया है। बात करी जाएगी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना की, तो इसकी वर्तमान क्षमता कितनी है? तो वर्तमान क्षमता जो है इसकी 90 मेगावाट है। खबरों में क्यों है? खबरों में इसलिए है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उत्तर भारत का तो है ही, ठीक है, फ्लोटिंग परियोजना में। अभी क्या हुआ है कि ये जो आता है फ्लोटिंग परियोजना हमारी, ये विद्युत मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है इसको SJVN, आपको सभी जगह ये लिखा मिलेगा, उसके अंतर्गत इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि ये बाकायदे इसको कमीशन कर दिया गया है 8 अगस्त को। तो 90 मेगावाट की जो सोलर फ्लोटिंग परियोजना है ये कमीशन की गई है। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। साथ ही में इस जो कंपनी है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके द्वारा इसको अब पूरा स्वामित्व दे दिया गया, यानी वो उसका मेंटेनेंस वगैरह करेगी और साथ ही में क्या करेगी, आने वाले समय में इसकी क्षमता बढ़ाएगी। लेकिन इस परियोजना का लाभ क्या, देखिए, जो आज की डेट में पूरा का पूरा जो विश्व चल रहा है उसको सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है शून्य कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मध्य प्रदेश का टारगेट है कि हम आने वाले समय पे जो कार्बन उत्सर्जन होता है इसकी वजह से 2.3 लाख टन की क्या होगी, कमी आएगी। और 2070 तक कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न टकराएगा कि कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है सरकार का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का, तो 2070 में ये लक्ष्य है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और उत्तर भारत का है। प्रदेश व्यापी सघन जागरूकता अभियान यानी इंडिया फाइट्स HIV एंड STI, ये कब से कब चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा, देखिए 2 महीने तक चलने वाला, 12 अगस्त से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो मध्य प्रदेश में भी इसका आयोजन किया जाएगा, 2 माह तक चलेगा। युवा दिवस से शुरू होगा 12 अगस्त से और ये नवरात्रि के आसपास खत्म होगा। इसमें क्या है, लोगों को एड्स के बारे में, विशेषकर 15 से लेकर के 49 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा होते हैं उनके बीच में HIV एड्स की जागरूकता बढ़ाई जाएगी ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। साथ में उनकी जांच और उपचार सेवाएं यानी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जो भी भ्रांतियां होती हैं उसको लेकर के दूर किया जाएगा। इन लोगों के बीच में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था, दूधी परियोजना का संबंध किस जिले है? बहुत कम आंसर आए थे, आप लोग आंसर किया करिए। हमने आपसे बार बार कहा है कि 2 से 3 लाइन के उत्तर लिखा करिए। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या चाहे व्यापम की कर रहे हैं, कंटेंट देखिए लिखना महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कैसे लिख रहे हैं, लिखना महत्वपूर्ण है, उसी से एग्ज़ाम निकलता है। 2 फैक्ट 3 फैक्ट जब हम लिखते हैं ना उसके बारे में, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वो फैक्ट सही है या गलत है, फिर इसके बाद आपको वो नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि इसी के साथ साथ क्या होता है कि हमारे फैक्ट्स भी क्लियर होते जाते हैं। कई बार हमसे गलत फैक्ट्स हो जाते हैं तो नीचे वाले जो हमारे मित्र होते हैं वो उसको सही भी कर देते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आती है। तो देखिए दूधी परियोजना इसलिए पूछा गया था, लगातार मैंने आपको उस दिन भी बताया था, परियोजनाओं से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, एक प्रश्न आपको परियोजना से जुड़ा हुआ मिलता है। तो दूधी जो नदी है यह नर्मदापुरम जिले की जो बनखेड़ी तहसील है, ग्राम पड़ाव, वहाँ पे इसका बांध बनाया जा रहा है और उसके आसपास के जो भी ज़िले हैं, छिंदवाड़ा ज़िला हो गया आपका, बाकी की तहसीलें जो लगी हुई हैं वहाँ पर सभी को सिंचाई जल की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो नर्मदापुरम इसका सही आंसर था। आज का प्रश्न आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन कहलाते हैं? जो भी विधि पुरुष हैं उनके बारे में 2 से 3 बातें आप सभी को महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। हम ये देखते हैं कि किसके हिसाब से कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 और 3 बातें ऐसी हैं जो आपको नंबर दिलवा सकते हैं। तो सभी लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर करें। जिनके आंसर राइट होते हैं एग्ज़ाम गुरु जिनको हार्ट देगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यदि आप MPPSC मुख्य परीक्षा के वीडियो कोर्स चाहते हैं, सोशोलॉजी और उद्यमता प्रबंधन के कोर्स उपलब्ध हैं, आप इसको ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टाइम है 1 साल तक, आप कितनी बार भी देख सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर सुबह होती है करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, वहाँ पर उपलब्ध रहती है। फिर मुलाकात होती है, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।